नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस समय जो हम लोग सेशन पढ़ रहे हैं वह पढ़ रहे हैं यूपी स्पेशल। उत्तर प्रदेश के जो भी विभिन्न प्रकार की भर्तियां हैं उसको देखते हुए हम यूपी स्पेशल का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो विधानमंडल है, विधानमंडल में 2 सदन, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। जो विधानसभा है उस विधानसभा में 403 सीटें थी और जो विधानसभा के सदस्य थे वो कैसे थे? निर्वाचित थे। उनको कहा गया था एमएलए कहा गया था, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा गया था। और जो विधान परिषद था उसमें कुल कितनी सीटें थी? तो 100 सीटें, जिन्हें MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया था। हमने ये भी सीखा था न्यायपालिका के बारे में कि जो भारत में जो न्यायिक प्रक्रिया है वो राजधानी कहाँ पर है? तो इलाहाबाद, प्रयागराज हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें कुल जो निर्धारित जो जज हैं उन जजों की संख्या कुल कितना थी? तो 160 थी। लेकिन वर्तमान में जो कुल जजों की संख्या वहाँ पर नियुक्त हैं कितने हैं? तो 109। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग को सीखना है उत्तर प्रदेश की जो भौतिक विभाजन है, उस भौतिक विभाजन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है वो कौन कौन से हैं। तो चलिए हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन, ठीक है, उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन, ठीक है। तो हम लोग सीखेंगे कि उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन, उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन, उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन, उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। जो उत्तर प्रदेश है इसके भौतिक विभाजन को देखें तो उत्तर प्रदेश को हम 3 भागों में बांटेंगे। 3 भागों में हम लोग अध्ययन करेंगे। वो 3 भाग जो हैं वो अलग अलग माध्यम से हैं, जैसे मिट्टी के आधार पर हैं, जलवायु के आधार पर हैं। तो वो कौन कौन माध्यम हैं? तो उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन, जैसे मान लीजिए कि यह आपका उत्तर प्रदेश है, मोटा मोटी मान लीजिए कि यह उत्तर प्रदेश है, यह उत्तर प्रदेश है। जो ऊपर का क्षेत्र है ये नेपाल है, ये नेपाल है, जाहिर सी बात है नेपाल। और इस यूपी की बात करें तो इधर का क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र। इधर क्षेत्र कौन सा होगा? पूर्वी क्षेत्र। इधर क्षेत्र होगा पश्चिमी क्षेत्र, इधर होगा पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। ये होगा उत्तर, ये होगा उत्तर और ये होगा दक्षिण, ये होगा दक्षिण। दिशाओं के माध्यम से देखा जाए तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो जो ये नेपाल है तो नेपाल जाहिर सी बात है कि पहाड़ी क्षेत्र है कि नहीं? तो नेपाल के नीचे ये जो क्षेत्र है ये वाला, इसको बोलेंगे महान हिमालय। यहाँ पर है महान हिमालय, यहाँ पर है महान हिमालय, महान हिमालय। महान हिमालय के बाद नीचे देखें तो नीचे तो यहाँ पर होगा आपका मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय होगा। और मध्य हिमालय के देखिए नीचे तो कौन सा होगा? तो शिवालिक हिमालय। कौन सा? शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो ये जो नेपाल है, नेपाल पूरा का पूरा देखा जाए तो पहाड़ी क्षेत्र है कि नहीं? ऊपर महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक वैसे ही देखा जाए तो जो ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को हम यहाँ पर 3 हिस्सों में बांटेंगे। उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा, ठीक है। तो जो ऊपरी हिस्सा है उसे बोलते हैं भावर क्षेत्र। क्या बोलेंगे? भावर क्षेत्र बोलेंगे। ये क्षेत्र है भावर क्षेत्र, ये है भावर क्षेत्र, ये है भावर क्षेत्र। अब भावर क्षेत्र को हम ऐसे इंडिकेट कर दें, भावर क्षेत्र को हम ऐसे ग्राफिक माध्यम से इसको हम सजा दें, ठीक है। तो जो ऊपरी क्षेत्र है, ऊपरी क्षेत्र ये कौन सा होगा? तो भावर क्षेत्र होगा, ठीक है। अब जो ये मध्य भाग है, ये नीचे की बात करें, ये वाला नीचे भाग, ये वाला, ये इसको बोलेंगे पठारी क्षेत्र। क्या बोलेंगे? पठारी क्षेत्र। ये है पठारी क्षेत्र, ये है पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र। आज जो बीच का ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है उत्तर प्रदेश का,
इसे बोलते हैं मैदानी क्षेत्र। क्या बोलेंगे? मैदानी क्षेत्र बोलते हैं, इसे बोलते हैं मैदानी क्षेत्र। ये मैदानी क्षेत्र है, ये मैदानी क्षेत्र है। तो इसको इस तरह से हम इसको कलर कर दें समझने के लिए। तो कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट। उत्तर प्रदेश को हम लोगों ने 3 भागों में यहाँ बांटा। कौन कौन? तो ऊपर का जो भाग है उसे बोलते हैं भावर क्षेत्र, ये जो मध्य का भाग है उसे बोलते हैं मैदानी क्षेत्र, इसको बोलते हैं क्या? पठारी क्षेत्र बोलेंगे। कितने भागों में? 3 भागों में। तो उसी को हम यहाँ पर लिखे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है वो कितने आधार पर किया जाएगा? तो 3 आधार पर। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि 3 आधार पर भौतिक विभाजन होगा। 3 प्रकार से होते हैं, 3 प्रकार से। अब वो तीनों प्रकार जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को भाई मिट्टी वहाँ की अलग है, जलवायु अलग है, तो किस किस आधार पर उसको बांटा गया है? तो देखा जाए तो पहला बनावट के आधार पर, बनावट कि यूपी की बनावट कैसी है, बांटेंगे उसको किस आधार पे? बनावट के आधार पे। दूसरा देखा जाए तो मिट्टी के आधार पर, मिट्टी के आधार पर मिट्टी। और तीसरा देखा जाए तो कौन सा? तो जलवायु के आधार पर, जलवायु। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की बनावट सेम नहीं है। कहीं पर मिट्टी अच्छी है तो कहीं पर बनावट कुछ और है, कहीं बनावट कुछ और है। बनावट क्या उसकी? अलग अलग है। मिट्टी भी उसकी क्या है? अलग अलग है। और जलवायु क्या पूरब से लेकर पश्चिम तक क्या जलवायु सब समान है? समान उसकी जलवायु नहीं है। जलवायु क्या है? अलग अलग है। किसकी? तो अपने उत्तर प्रदेश की। ठीक है। तो हम सीखें कि जो ये भावर क्षेत्र है, भावर क्षेत्र होता क्या है? भावर क्षेत्र फर्स्ट पार्ट ही है। उत्तर का क्षेत्र कैसा है? भावर क्षेत्र है। अब भावर क्षेत्र होता क्या है? तो यहाँ पर चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि महान हिमालय। नीचे कौन सा है? तो मध्य हिमालय। और नीचे कौन सा होगा? तो शिवालिक हिमालय। ये जो हिमालय है ये यूपी में नहीं है, यह यूपी से उत्तर में, यानी देखा जाए तो यूपी से ऊपर कौन है? तो नेपाल है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय देश के रूप में जो सटा हुआ देश है वो कौन सा है? नेपाल है कि नहीं? तो नेपाल में ये सभी हिमालय देखने को मिलते हैं। अब जब यहाँ से नदियाँ प्रवाहित होंगी, जाहिर सी बात है नदियाँ प्रवाहित होंगी, तो ये जो पार्ट है ये ऐसे मान लीजिए कि नीचे का जो पार्ट है, जब यहाँ से नदियाँ ऐसे प्रवाहित होंगी, जब नदियाँ आएंगी तो क्या नदी का पानी सिर्फ आएगा? नहीं, नदियाँ अपने साथ जो छोटे मोटे जो कंकड़ पत्थर है उस कंकड़ पत्थर को भी प्रवाहित करेगी, अपने साथ बहा करके लेकर के आएगी। और जब नदियाँ इन हिमालय से जब निकल कर आती हैं तो अपने साथ साथ पत्थर भी लेकर के आती है, छोट मोट क्या कंकड़ पत्थर लेकर के आएगी। आज जब कंकड़ पत्थर लेकर आएगी तो आपने पढ़ा था कि जो ये मैदानी भाग है, जब नदियां ऊपर से जब प्रवाहित होती हैं तो जो पानी की गति होती है क्या होती है? तेज होती है, रफ्तार होती है। तो रफ्तार में जब पानी बहता है तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को, चाहे भारी हो चाहे हल्का हो चाहे कुछ भी चीज़ें हों, उसको बहा करके लेकर के जाती है, जाहिर सी बात है। और जब जैसे ही जाएगी मैदानी भाग में नदियाँ तो उसकी पानी की गति क्या हो जाएगी? धीरे होगी। आज जब धीरे होगी तो जो भारी भारी जो कण हैं, जो पत्थर हैं या जो अन्य चीज़ें हैं, उसको उस समतल भाग पे छोड़ देगी और पानी धीरे धीरे क्या होगा? प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। तो जब नदियाँ ऊपर से प्रवाहित होते हुए आएंगी तो नीचे इसकी गति क्या हो जाएगी? पानी की कम हो जाएगी, कम होगी। भाई ऊपर से नदी बह के आएगी, बहुत गिरेगा कहाँ पर? नीचे। तो यहाँ पर जो कंकड़ पत्थर है वहाँ क्या होंगे? इकट्ठा हो जाएंगे, कंकड़ पत्थर इकट्ठा हो जाएंगे। तो यहाँ पर कंकड़ों का क्या होता है? ढेर हो जाता है। यहाँ पर कंकड़ पत्थरों का ढेर, यहाँ पर ऐसे ऐसे कंकड़ पत्थर बन जाएंगे, ऐसे कंकड़ पत्थर बन जाएंगे। कंकड़ पत्थरों का अधिकता हो जाएगी, कंकड़ पत्थरों की अधिकता हो जाएगी, कंकड़ पत्थरों की क्या हो जाएगी? अधिकता हो जाएगी। अब जब कंकड़ पत्थर की अधिकता होगी और देखिए बीच बीच में कहीं कहीं क्या है? स्पेस दिख रहा है कंकड़ों के बीच में, है कि नहीं? आज जब कंकड़ पत्थर यहाँ आकर रुक जाएंगे, क्यों? क्योंकि पानी की गति क्या हो जाएगी? समतल पे धीमे हो जाएगी, कंकड़ पत्थर यहाँ पर आकर रुक जाएंगे। तो जब नदियाँ इसमें प्रवाहित करेगी कंकड़ पत्थर में, तो क्या उसको हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो जब आप छोटे तो आप खेतों में खूब बड़े बड़े मान लीजिए कि ढेला है या इस पे चिप्पा है जो भी है, और उसमें आप पानी, एक लोटा पानी ऐसे आप गिराएंगे तो पानी उस जो मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े हैं उसके अंदर क्या हो जाएगा? प्रवेश हो जाएगा। और कहीं से उधर से बहेगा पानी, कहीं उधर से बहेगा, हमको दिखेगा नहीं लेकिन पानी प्रवाहित होगा, नहीं होगा?
है कि नहीं। ठीक वैसे ही कंकड़ पत्थर से जैसे ही पानी प्रवाहित होगा तो पानी तो प्रवाहित होगा लेकिन हमें दिखेगा नहीं। तो वही है कि इस क्षेत्र में पानी आकर क्या होता है, विलुप्त हो जाता है, मतलब छुप जाता है, जिससे हम देख नहीं पाते हैं। देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब यहाँ कंकड़ पत्थर आकर इकट्ठा हो गए तो इस कंकड़ पत्थर वाली भूमि में क्या जो फसल है इसकी उपज होगी, नहीं होगी, उपज नहीं होगी। तो इस क्षेत्र को बोलते हैं क्या, भावर क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भावर क्षेत्र। यानी कहा जाए तो भूभाग का वह क्षेत्र, भूभाग का वह क्षेत्र जहां नदियां कंकड़ पत्थरों का ढेर कर देती है, जहां कंकड़ पत्थर की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, और वहां पर फसल की मात्रा अधिक मात्रा में नहीं होती है, और वहां भूमि कैसे होगी, कंकड़ीली और पथरीली होगी। उस भू क्षेत्र को क्या बोलेंगे, भावर क्षेत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भावर क्षेत्र बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो भावर क्षेत्र सीखे, भावर क्षेत्र, इसी को यहां पर देखा जाए भावर क्षेत्र, भावर क्षेत्र, भावर क्षेत्र, भावर क्षेत्र। ये क्या है, आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका फर्स्ट पार्ट। यह जो है इसका विस्तार अगर देखा जाए, इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार कहां से कहां तक है, भाई विस्तार पूछेगा कहां से कहां तक है। तो ये जो आपका इधर का क्षेत्र है कौन सा, पश्चिम, इधर का आपका है कौन, तो पूरब। यह क्षेत्र कैसा होगा, कंकड़ीला पथरीला होगा, ऊपर का पार्ट ये कंकड़ीला पथरीला होगा, है कि नहीं। तो पश्चिम में कौन सा है, सहारनपुर। आपने पढ़ा था शुरू में, आपको पढ़ाया गया था। तो पश्चिम में आपका शामली, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ सहारनपुर से लेकर के, इधर तो नहीं, यहाँ से लेकर के सहारनपुर, सहारनपुर, सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर तक जो पूर्वोत्तर है, इधर पूरब में कौन, कुशीनगर, कुशीनगर, कुशीनगर। यह सहारनपुर से लेकर कहाँ तक, कुशीनगर तक। तो यहाँ लिख रहे हैं कि जो भावर क्षेत्र है वो कहाँ से कहाँ तक, सहारनपुर से कुशीनगर तक, सहारनपुर, सहारनपुर, सहारनपुर से कुशीनगर तक, सहारनपुर से कुशीनगर तक, कुशीनगर तक इसे क्या है, विस्तार है, कुशीनगर तक विस्तार है। किसका, तो भावर क्षेत्र का, भावर क्षेत्र का विस्तार देखें तो कहाँ से कहाँ तक, सहारनपुर से कहाँ तक, कुशीनगर तक। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखें कि ये जो उत्तर में है ये भावर क्षेत्र, ये बराबर नहीं होगा, कहीं पे चौड़ा होगा, कहीं पे पतला होगा। जाहिर सी बात है कि नहीं। तो जो ये पश्चिम साइड का जो क्षेत्र है भावर का, जो पश्चिम साइड का जो क्षेत्र है वो कैसा है, वो जाति विस्तृत है, यानी चौड़ा है। कैसा है, चौड़ा है। तो पश्चिमी क्षेत्र लिख रहे हैं कि जो पश्चिम का जो क्षेत्र है, जो पश्चिम क्षेत्र है, जो पश्चिम का है वो कैसा है, चौड़ा है, वह अधिक मात्रा में चौड़ा है, वह अधिक मात्रा में चौड़ा है। आज जो पूरब का क्षेत्र है, पूरब का जो पूरब का क्षेत्र है वो कैसा है, अधिक मात्रा में सकरा है। कैसा है, सकरा है। कैसा है, सकरा है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। सकरा मतलब कह सकते हैं कि पतला। जैसे जैसे आप ऊपर से जाएंगे पूरब ना, तो इधर चौड़ाई है, इधर चौड़ा होता जाएगा, इधर, और इधर बिल्कुल कैसा हो जाएगा, बिल्कुल पतला होता हुआ जाएगा। तो कहाँ से कहाँ तक, सहारनपुर से कुशीनगर। पश्चिम में कैसा है, चौड़ा है, पूरब में आपका सकरा है। ठीक है। और भावर क्षेत्र, इसमें फसल की मात्रा क्या होगी, कम होगी, और यहाँ पर क्या है, कंकड़ पत्थर की मात्रा ज़्यादा है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे देखा जाए फर्स्ट पॉइंट, तो जो भावर क्षेत्र है वो कैसा होता है, कंकड़ीला और पथरीला होता है। तो यहाँ पर लिखें कि भावर क्षेत्र, भावर क्षेत्र कंकड़ीला और पथरीला होता है, कंकड़ीला, कंकड़ीला और पथरीला होता है, और पथरीला, और पथरीला होता है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर कंकड़ पत्थर की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है। दूसरा देखा जाए तो इसमें जो फसल है, क्या फसल की उपज होगी, नहीं होगी। तो यहाँ लिखें कि यहाँ फसल की उपज, यहाँ फसल की उपज, यहाँ फसल की उपज कम होती है, फसल की उपज कम होती है, यहाँ फसल की उपज बहुत कम होती है। ठीक है। और तीसरा लिखें कि यह जो शिवालिक श्रेणियाँ हैं, जो शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी, यह जो शिवालिक, शिवालिक जो श्रेणी है, श्रेणी उसी के भांति पूरब से पश्चिम तक क्या है, विस्तार है। शिवालिक श्रेणी के भांति, शिवालिक श्रेणी के भांति इसका विस्तार,
इसका इसका विस्तार देखा जाए तो पश्चिम से पूरब तक, पश्चिम से पूर्व तक है, पूर्व तक है। अगर देखा जाए 4 नंबर तो पश्चिम में कहां से कहां तक, तो सहारनपुर से कहां तक, तो कुशीनगर तक, सहारनपुर से कुशीनगर तक। इसके बाद देखें कि जो पश्चिम में 5 नंबर देखें, पश्चिम इस आकार कैसा है, तो चौड़ा है, पश्चिम में आकार चौड़ा है। लिखें कि पश्चिम में आकार चौड़ा है, पश्चिम में आकार चौड़ा तथा पूर्व में सकरा है, पूर्व में सकरा है, ठीक है, पूर्व में सकरा है या कह सकते हैं पतला है, ठीक। तो भामर क्षेत्र आपने अध्ययन कर लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोगों ने 5 पार्ट में सीखा, क्या कि भामर क्षेत्र कंकड़ीला और पथरीला क्षेत्र है। दूसरा, यहाँ फसल की उपज क्या होगी, बहुत कम मात्रा में होगी। और तीसरा, शिवालिक श्रेणी की भांति इसका विस्तार क्या है, पश्चिम से पूर्व तक इसका विस्तार है। और चौथा कि सहारनपुर से कुशीनगर तक इसका विस्तार है, पश्चिम में सहारनपुर से पूर्व में कुशीनगर तक है। और 5वां, पश्चिम में इसका आकार कैसा है, बिल्कुल विस्तार है। और पूर्व में इसका आकार कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सकरा नहीं, पतला होते हुए आगे बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब ये ध्यान दीजिए, नेक्स्ट अब सीखें हम लोग तराई क्षेत्र, कि तराई क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। अब सीखते हैं हम लोग तराई क्षेत्र। अब देखिए तराई क्षेत्र, ठीक है, तराई क्षेत्र। देखिए जो तराई क्षेत्र है, ये तराई क्षेत्र क्या होता है, जो तराई क्षेत्र है ये तराई क्षेत्र क्या होता है। तो अभी आपने सीखा कि यहाँ पर बनाकर पुनः सीखें कि ऊपर ये जो कंकड़ पत्थर था, ये जो कंकड़ पत्थर या यहाँ पर जो कंकड़ पत्थर है, कंकड़ पत्थरों की जो अधिकता है, आज जब नदियाँ, इसको बना दे कंकड़ पत्थर, आज जब नदियाँ इसमें जब प्रवाहित होती हैं, तो जो मिट्टी के कण हैं, वो मिट्टी के कण पानी में घुल जाते हैं। आज जब पानी में घुल जाएंगे तो जो घुले हुए जो मिट्टी में जो पानी के जो कण होंगे, मिट्टी के जो कण होंगे पानी में घुले हुए, वो जाहिर सी बात है कि ये जो बीच में जो कंकड़ के जो स्पेस है, जो जगह है, उस जगह से पानी के साथ प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ेंगे। जाहिर सी बात है पानी आगे बढ़ेंगे। जैसे आप मिट्टी को आप पानी में घोल दीजिए और उसको गिराएंगे, तो जैसे जैसे पानी आगे बढ़ेगा वैसे वैसे घुले हुई मिट्टी आगे बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि घुली हुई मिट्टी पानी में क्या हो जाती है, हल्की होती है, और धीरे धीरे पानी से क्या होगी, धीरे धीरे गति करेगी, यानी धीरे धीरे बहेगा। लेकिन अब बड़ा सा चिप्पा है, अब पानी में उसको ऐसे फेंक दीजिए, अब कैसे बहेगा, नहीं बहेगा। लेकिन कोई मिट्टी घुल गई है तो घुली हुई मिट्टी पानी में प्रवाहित होगी, जाहिर सी बात है। तो जो ये कंकड़ पत्थर है, अब ये तो भारी हो जाएंगे ना, क्या ये पानी में आके जा पाएंगे, नहीं। लेकिन जो पानी में मिट्टी घुली हुई है वो पानी के साथ धीरे धीरे बहेगा, लेकिन वो भी लंबे समय तक नहीं बहेगा, अधिक दूर तक बह के नहीं जाएगा। वह क्या होगा कि जैसे ही इस कंकड़ पत्थर से पानी आगे बहेगा, इस कंकड़ पत्थर से जैसे ही पानी आगे बहेगा, तो देखे होंगे आप लोग कि जो मिट्टी होगी, मिट्टी कैसे होगी, गीली होगी, बिल्कुल गीली। वह मिट्टी आकर के सतह पर ये से यहाँ पर लग जाएगी, वो मिट्टी यहाँ पर आकर के लग जाएगी, यहाँ पर लग जाएगी। और इसके बाद धीरे धीरे यहाँ से पानी प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा, तो जो कंकड़ पत्थर के बाद जो गीली मिट्टी का जो क्षेत्र है, उसी गीली मिट्टी के क्षेत्र को बोलते हैं क्या, तराई क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलेंगे, तराई क्षेत्र। किसको बोलेंगे, तो कंकड़ पत्थर के बाद जो गीली मिट्टी का जो ढेर है, जो नदियों के क्षेत्र के तटीय क्षेत्र पर है, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं तराई क्षेत्र। उसको आप कहिए तराई क्षेत्र कहिए या कहिए दलदली क्षेत्र कहिए, तराई क्षेत्र या दलदली क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। तो किसे कहेंगे, तो भूभाग का वह क्षेत्र जो नदियों द्वारा मिट्टी को लाया गया है और उस मिट्टी को समतल भू क्षेत्र पर इकट्ठा किया गया है,
जहाँ पर मिट्टी क्या हो, गीला हो अधिक मात्रा में, उसी क्षेत्र को बोलते हैं क्या, दलदली क्षेत्र बोलेंगे या बोलेंगे उसको तराई क्षेत्र बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसको समझें कि यह क्षेत्र नम और कैसी होती है, समतल होती है। यह क्षेत्र देखा जाए, यह क्षेत्र कौन, यह दलदली वाला क्षेत्र, यह क्षेत्र समतल, नम और समतल होती है, नम और समतल होती है, नम और समतल होती है, नम और समतल, समतल मतलब कह सकते हैं बराबर होगी, समतल होती है, ठीक है। नम मतलब इसमें नमी की मात्रा ज़्यादा होती है। जाहिर सी बात है कि जब पानी के संग प्रवाहित हो रहा है तो नमी उसमें होगा ही होगा, है कि नहीं। तो वही लिखे हैं कि यह क्षेत्र नम मतलब इसमें नमी की मात्रा ज़्यादा होती है और क्या होती है, समतल, इसमें गड्ढा गुड़ देखने को नहीं मिलता है, तो बिल्कुल कैसा रहेगा, बराबर रहेगा, जहाँ भी रहेगा वहाँ पर बिल्कुल बराबर रहेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये क्षेत्र है दलदली, यह तराई क्षेत्र, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ फसल बोई जाएगी, है कि नहीं। अब इस दलदली क्षेत्र में कौन सी फसल होगी, कौन सी फसल नहीं होगी, है कि नहीं। तो इसमें देखें हम फसलों के बारे में कि इसमें कौन कौन फसल होगी, फसलें, इसमें देखें फसलें कि कौन कौन सी इसमें फसल होगी तराई क्षेत्र में। तो इसमें फसल होगी कौन कौन, तो गन्ना होगा, गन्ना, गन्ना देखें, गन्ना मतलब ऊख, गन्ना मतलब ऊख, गन्ना की बात करें, गन्ना, इसके बाद धान, धान, धान कह लें या चावल कह लें, धान कह लें या चावल, धान या चावल, है कि नहीं। भारत में ना देखा जाए तो चावल खाद्य पदार्थ के रूप में क्या है, नंबर 1 है। चावल भारत में खाद्य पदार्थ में नंबर 1 है। अगर चावल ना रहे ना तो अधिकांश लोगों का पेट नहीं भरेगा, भरेगा नहीं भरेगा। रोटी कितना भी खा लीजिए, कितना भी खा लीजिए, ऐसा लगता है कि खाना खा ही नहीं है, और वही भात खा लीजिए लगता है एकदम पेट भर गया। लेकिन दोनों में अंतर है, देखा जाए लोग कहते हैं कि अगर दोनों में डाइजेशन की बात की जाए, डाइजेशन पाचन की, तो रोटी जल्दी पचता है, चावल देर में पचता है कि नहीं। इसको एग्जाम्पल के तौर पे आप लीजिए 2 गिलास, एक गिलास इधर एक गिलास इधर, दोनों में पानी रख लीजिए, दोनों में पानी, एक में जो पानी है गिलास में उसमें रखिए आप रोटी के टुकड़े और एक में रखिए आप चावल, और दोनों को कुछ समय बाद आप निकाल कर देखेंगे तो रोटी को उठाएंगे, ऐसे नहीं उठेगा, क्यों, रोटी गल गई रहेगी, रोटी गल जाती है, लेकिन चावल जस का तस पड़ा रहता है, नहीं पड़ा रहता है कि नहीं। तो जो चावल है ये खाद्य पदार्थ में अच्छा तो है लेकिन नुकसानदायक भी है। लेकिन हमारे भारत के लोग अधिकांश मात्रा में क्या खाते हैं, चावल, खासतौर से महिलाएं, है कि नहीं। महिलाओं का पेट बिना चावल के भरता ही नहीं है, नहीं बात सही है कि नहीं। चावल अच्छी चीज़ें हैं लेकिन उतना ही खाए ताकि काम चल जाए, ज़्यादा नहीं है। तो कौन फसल होगी, गन्ना होगा और धान होगा या चावल कह सकते हैं, और गेहूँ, और कौन होगा, तो गेहूँ होगा। गेहूँ के लिए प्रसिद्ध है, गेहूँ के लिए प्रसिद्ध है, गेहूँ के लिए प्रसिद्ध है, गेहूँ के लिए प्रसिद्ध है। कौन क्षेत्र, तो तराई क्षेत्र। कौन क्षेत्र, तराई। इस क्षेत्र में कौन कौन फसल होगी, तो गेहूँ, चावल और गन्ना होगा। लेकिन ये जो तराई क्षेत्र है, ये तराई क्षेत्र ये किस किस जिले में आते हैं, किस किस जिले में इसकी मात्रा ज़्यादा है, किसकी, दलदली कह लें या तराई क्षेत्र की बात कर लें, किस जिले में इसकी मात्रा ज़्यादा है। उस जिले की हम बात करें तो जिला की बात करें कि किस जिले में इसकी मात्रा ज़्यादा है। जिला की बात करें तो पीलीभीत, इसमें पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत हो जाएगा। इसके बाद लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। इसके बाद बहराइच हो जाएगा। और इसके बाद बात करें तो गोंडा, ये सब जिले हैं, ठीक है, गोंडा। इसके बाद बस्ती। इसके बाद गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर और देवरिया, ठीक है। ये सब जिले आते हैं, ये सब जिले आते हैं। तो जो ये दलदली या जो तराई क्षेत्र है, उस दलदली तराई क्षेत्र कौन कौन जिला होगा, तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर और आपका कौन सा हो जाएगा अंत में, देवरिया, जो यूपी के बगल में आप देख पा रहे हैं, 51 नंबर के बगलिया में है, ठीक है, एकदम बगल में ही है। तो ये सब क्षेत्र किसमें आएंगे, दलदली तराई क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे।
ठीक है। तो आप दो चीज सीखे, एक आप कौन भांवर क्षेत्र और एक आप क्या सीखे तराई क्षेत्र। दोनों में कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे चले, ठीक है। चलते हैं इसके हम लोग आगे कि अब दो चीज तो हम लोग सीख लिए, एक भांवर क्षेत्र और एक हम लोग तराई क्षेत्र। दो क्षेत्र हो गया, ऊपर का क्षेत्र कैसा था भांवर क्षेत्र था, उसके नीचे के जो क्षेत्र थे ये कैसे थे तो तराई क्षेत्र थे, तराई क्षेत्र। लेकिन यह जो क्षेत्र लिखे हैं मैदानी क्षेत्र, इसे कहेंगे गंगा का मैदान क्षेत्र। क्या बोलेंगे गंगा का मैदानी क्षेत्र। इसे बोलेंगे दोआब, क्या बोलेंगे दोआब बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोआब। गंगा का मैदानी क्षेत्र सीखें कलें या दोआब कलें। अब सीखें गंगा का मैदानी क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र, ठीक है, गंगा का मैदानी क्षेत्र, ठीक, गंगा का मैदानी क्षेत्र। देखा जाए तो ये जो मैदानी क्षेत्र है इसे कहेंगे दोआब। दोआब क्यों कहेंगे, दोआब होता क्या है तो इसमें दो नदियों का प्रवाह होता है, दो नदियां नहीं बल्कि दो नदियों के साथ साथ जो उनकी जो सहायक नदियां हैं वो सहायक नदियां भी इसमें प्रवाहित होती हैं। तो दो नदियों के बीच के क्षेत्र को, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं दोआब क्षेत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे दो नदियों के बीच के क्षेत्र को बोलेंगे दोआब क्षेत्र। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ऊपर गंगा बह रही है, ऊपर गंगा बह रही है और नीचे बह रही है कौन यमुना, नीचे यमुना, तो एक ये गंगा और नीचे यमुना, तो इसके जो बीच के क्षेत्र होंगे उसे क्या बोलेंगे दोआब क्षेत्र बोलेंगे। तो दो नदियों के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं दोआब क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ पर यही सिर्फ दो नदी नहीं रहेगी बल्कि ये भी रहेंगी और इनकी जो सहायक नदियां हैं वो भी इसमें सम्मिलित रहेंगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सीखें कि जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है ये सबसे अधिक मात्रा में उपजाऊ भी होता है। जो गंगा की जो क्षेत्र मैदानी क्षेत्र हैं ये अधिक मात्रा में क्या है उपजाऊ है, तो इसे आप उपजाऊ क्षेत्र के नाम से भी जानेंगे। इसे कह सकते हैं गंगा का मैदानी क्षेत्र, दोआब क्षेत्र या उपजाऊ क्षेत्र के नाम से इसे जानेंगे। किसको, इस मध्य भाग को, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न बनेगा कि ये उपजाऊ कैसे होती है, ये जो क्षेत्र है ये उपजाऊ कैसे होता है, क्या कारण उपजाऊ होने का। अब तक तो भाई ये उपजाऊ उतना नहीं था लेकिन ये उपजाऊ होता है, क्यों, क्या कारण है, तो सीखें कि यह अधिक मात्रा में उपजाऊ क्यों होता है, ठीक है। आइए उसको हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखें कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा, लिखें कि यह उत्तर भारत का, यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है, सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है, सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। देखिए जो नदियां हैं, जब नदियां प्रवाहित होती हैं तो उसके जो आसपास के क्षेत्र हैं उस क्षेत्र को दो पार्ट में बांटा गया है। नदियों के क्षेत्र को दो पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन सा, तो एक पार्ट होगा आपका बांगर क्षेत्र और एक पार्ट होगा कौन सा खादर क्षेत्र। एक होगा बांगर क्षेत्र और एक होगा खादर क्षेत्र। अब बांगर क्षेत्र क्या होंगे और खादर क्षेत्र क्या होंगे, बांगर और खादर, ठीक है। तो यहाँ पर पहले सीख लें कि कौन कौन नदियाँ प्रवाहित करती हैं, ठीक है। तो यह उत्तर प्रदेश का, यह उत्तर भारत का सबसे क्या है बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे में देख लें, जैसे कौन कौन नदी आएगी तो गंगा यमुना, इसके बाद गोमती और घाघरा, इन सब नदियों के रामगंगा जैसे बहुत नदियां हैं, सब नदी को लिखना जरूरी नहीं है। जैसे में जो नदियां बड़ी बड़ी हैं कौन, गंगा यमुना गोमती घाघरा नहीं घाघरा, इन सब नदियों के बहाव से जो मिट्टियां आती हैं वो सब मिट्टी दो तरह की मिट्टी का निर्माण करती है, एक भांवर क्षेत्र की मिट्टी, बांगर क्षेत्र और एक खादर क्षेत्र। अब बांगर क्या होते हैं और खादर क्या होते हैं, बांगर और खादर, ठीक है। कहते हैं हम कि जो मैदानी भाग है इस मैदानी भाग को हम तीन भागों में बांटा गया है। देखें इस मैदानी भाग को तीन भागों में बांटा गया है।
तुम इस मैदानी भाग को 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 3 भागों में बांटा गया है। 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 वो भाग कौन कौन से हैं? तो अगर हम फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट भाग की बात करें तो उत्तर गंगा का मैदान, उत्तर गंगा का मैदान, उत्तर गंगा का मैदान या उत्तरी गंगा का मैदान कर सकते हैं। उत्तरी गंगा का मैदान, उत्तरी गंगा का मैदान, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये कि जो ये गंगा नदी है, गंगा नदी, अब गंगा नदी के जैसे ऊपर जाएंगे तो ऊपर में क्या है? उत्तर है, और नीचे आएंगे तो क्या होगा? दक्षिण। तो एक ऊपरी गंगा का मैदान, बीच में मध्य गंगा का मैदान और नीचे दक्षिणी गंगा का मैदान। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। तो जो उत्तरी जो गंगा का मैदान है उसमें कौन कौन जिले आएंगे, कौन कौन क्षेत्र आएगा उत्तरी गंगा के मैदान के अंतर्गत, वो कौन कौन जिले आएंगे? तो सबसे पहले हम बात करें कि इसमें आपका आएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्सा आएंगे। कौन कौन आएगा उसमें? तो उसमें आएगा मेरठ। कौन आएगा? मेरठ, मेरठ, मेरठ आएगा। और इसके बाद आपका मेरठ के बाद देखा जाए तो आगरा, ठीक है ना? हाँ, मेरठ के बाद आगरा, मेरठ के बाद आगरा, मेरठ के बाद आगरा। इसके बाद कौन सा होगा? तो बुलंदशहर, इसके बाद बुलंदशहर, इसके बाद बुलंदशहर, बुलंदशहर। ये जो क्षेत्र हैं किसमें आएंगे? तो उत्तरी गंगा के मैदान के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। बुलंद, गलत हो गया? अरे कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ पा रहे हैं ना, इतना काफी है, ठीक है। बुलंदशहर। दूसरा देखें, दूसरा होगा मध्य गंगा का मैदान, दूसरा होगा मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान। और मध्य गंगा के मैदान में कौन कौन आएंगे? तो आपका लखनऊ आएगा, लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ आएगा। इसके बाद कानपुर, कानपुर, लखनऊ, कानपुर, इसके आसपास के क्षेत्र, लखनऊ, कानपुर, इसके आसपास के क्षेत्र, आसपास के क्षेत्र सब आएंगे किसमें? तो मध्य गंगा के मैदान के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब सीखें कि जो दक्षिण में जो गंगा के क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र, उसमें कौन कौन क्षेत्र आएंगे उसको हम सिखाएं। पूर्वी गंगा के मैदान, पूर्वी गंगा के मैदान, पूर्वी गंगा के मैदान। जो पूर्वी गंगा के मैदान है उसमें कौन कौन आएंगे क्षेत्र? तो उसमें आपका आएगा वाराणसी, वाराणसी, उसमें आएगा वाराणसी, आएगा वाराणसी। इसके बाद बात कर ले पटना, वाराणसी, पटना, वाराणसी, पटना सीमा, पटना जो कि सीमा है, ये सब क्षेत्र आएंगे। पटना के आसपास के भी क्षेत्र किसमें आएंगे? तो पूर्वी गंगा के मैदान के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। इसके बाद देखें कि जो गंगा का मैदान है इसकी कुछ विशेषताएं भी है अलग अलग, और यह 2 प्रकार की मिट्टी यहाँ पाई जाती है। यहाँ 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, यहाँ 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है, 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब कौन कौन सा होगा? तो एक होगा बांगर क्षेत्र, कैसा होगा? बांगर क्षेत्र, बांगर क्षेत्र। और एक होगा कौन? तो खादर क्षेत्र। फर्स्ट की बात कर ले बांगर क्षेत्र, और दूसरा बात कर ले तो कौन सा होगा? तो खादर क्षेत्र, खादर क्षेत्र, ठीक है। एक होगा बांगर क्षेत्र और एक होगा खादर क्षेत्र। अब सीखते हैं हम लोग, यहाँ ध्यान दीजिए, क्या कुछ लिख रहे हैं? देखिए, अब ध्यान दें कि बांगर क्षेत्र क्या होते हैं और खादर क्षेत्र क्या होते हैं। बांगर और खादर, उसको हम सीखें। देखिए, इसको मिटा करके समझते हैं। देखिए,
जैसे मान लीजिए कि यहाँ से नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं, नदियाँ आ रही हैं, यहाँ से नदी बहती हुई जा रही है, नदी है ना। अब ये मत पूछना कौन नदी है, बस समझने के लिए नदी है, ठीक, नदी है। आज जब नदियों में जब पानी ऐसे प्रवाहित होते हुए जो नदियों में पानी आएगा, पानी, तो देखिए जब बाढ़ आती है, बाढ़ देखे होंगे इस साल अपने एक गाजीपुर जिला में या जो भी गंगा के आसपास के जो क्षेत्र थे, जैसे बिहार का तो आप क्षेत्र देखे ही हैं, एक जमनिया गांव था, वो गांव का आधा हिस्सा ही बिल्कुल डूब गया, गंगा में समा गया जाकर के, है कि नहीं। तो गंगा यानी नदी के पास में रहना तो अच्छी बात है, उससे व्यक्ति को लाभ भी है, लेकिन नुकसान भी है। जब बाढ़ आता है तो अधिक से अधिक नुकसान उन्हीं को होता है। पूरा बनाया चीज़ें सब कुछ ही समय में सब समेट के लेके चली जाती है कि नहीं। अगर चाहती है भारत सरकार ना, तो गंगा की जो पानी है या जो बाढ़ की जो सिलसिला है उसको रोक सकती है चाहे तो, लेकिन नहीं, हर साल उस पर हमारी राज्य सरकार या भारत सरकार उस पर लाखों करोड़ रुपए खर्चा करती है। वो उसको ठीक लगता है, लेकिन उसके बचाव के लिए कोई एक उस पर कठोर कार्रवाई उसको नहीं करती है। उसको हर साल के लिए एक अच्छी चीज़ें बना दी जाए ताकि बाढ़ की प्रक्रिया रुक जाए। बांधे बना दें, चाहे कोई अन्य काम कर दें जिससे कि पानी वगैरह रुके आराम से, उतना बाढ़ वगैरह ना आए, लेकिन क्यों करेगी अब उस सरकार जाने। तो देखिए, तो यहाँ पर जो नदियाँ हैं, जब नदियों में जब पानी प्रवाहित होता है तो जब कम है तो कोई दिक्कत नहीं, पानी प्रवाहित होते हुए जाएगा। लेकिन जब बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी नदियों की जो ये तटीय क्षेत्र हैं, इस तटीय क्षेत्र को ऊपर क्रॉस कर जाती है कि नहीं। यानी इस क्षेत्र में पानी आ जाता है, इस क्षेत्र में पानी आ जाता है, इस क्षेत्र में पानी आ जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी पानी आ जाएगा, यहाँ भी पानी आ जाएगा, है कि नहीं, पानी आ जाएगा। तो जब ऊपर से नदियाँ जब आ रही हैं तो जाहिर सी बात है कि मिट्टी को लेकर के आ रही है, नदियाँ मिट्टी को लेकर के आती है। अब उस मिट्टी को बाढ़ के रूप में लेकर आती हैं, तो उस मिट्टी को ला करके यहाँ पर छोड़ देती है, मिट्टी यहाँ आकर के यहाँ पर रुक जाती है। और उसके बाद जब पानी धीरे धीरे कम होता है, तो पानी कम होगा तो मिट्टी जस्ट क्या होगी, रुक जाएगी, मिट्टी रुक जाएगी। तो नदी के जो तटीय क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र, इस तटीय क्षेत्र के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उसको बोलते हैं खादर क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खादर क्षेत्र बोलेंगे, या उसको नई मिट्टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, खादर मिट्टी कहेंगे या नई मिट्टी कहेंगे। तो इसको बोलेंगे खादर मिट्टी, इसको बोलेंगे खादर मिट्टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, खादर मिट्टी बोलेंगे। खादर मिट्टी कह लें या नई मिट्टी कह लें, खादर मिट्टी या नई मिट्टी। पूछता है कि किस मिट्टी को हम नई मिट्टी बोलते हैं, तो खादर मिट्टी को बोलते हैं। इसे नई मिट्टी क्यों बोलते हैं, क्योंकि नदियां अपने से जो पानी को बहा कर लेकर आ रही हैं, उसमें जो घुली हुई मिट्टी है वह मिट्टी आकर के नदियाँ क्या करती हैं, छोड़ देती हैं। तो पहले मिट्टी जो थी पुरानी थी, और मिट्टी क्या आ गई, नई आ गई। किसके माध्यम से, नदियों के माध्यम से। तो मिट्टी कैसे हो गई, नई मिट्टी हो गई। तो इसका बोलेंगे नई मिट्टी कहें या कहें खादर मिट्टी। और यह जो नई मिट्टी होती है ये काफ़ी हद तक क्या होती है, अधिक मात्रा में उपजाऊ होती है। कैसे होती है, अधिक मात्रा में उपजाऊ। आप देखे होंगे कि बहुत लोग ना नदी के किनारे आसपास में लोग सरसों, खरबूजा, तरबूजा लोग बो देते हैं अधिक मात्रा में। है गाजीपुर जाएंगे ना आप, जो बलुई क्षेत्र है वहाँ पर जाएंगे तो इस समय नदी का पानी क्या है, बिल्कुल कम है। और वहाँ पर इतने अच्छे खासे खरबूजा, तरबूजा, सरसों लगे हैं ना कि उतना हमारे और आपके खेतों में नहीं लगे होंगे। बहुत अच्छी वहाँ खेती होती है, बहुत अच्छा। वहाँ लोग है जो परोरा है, अन्य चीज़ें हैं, लोग खूब बोते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ मिट्टी कैसी है, बिल्कुल खादर और बिल्कुल नई मिट्टी है। और नई मिट्टी में फसल क्या होगी, बिल्कुल अच्छा होगा। ठीक है, तो नदियों द्वारा लाई गई जो मिट्टी है, जिसको नदी के तटीय क्षेत्र पर नदी पानी मतलब मिट्टी छोड़ दी है, उसी को बोलते हैं क्या, खादर मिट्टी बोलेंगे या उसे बोलेंगे नई मिट्टी। लेकिन यह जो इसके ऊपर का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, यहाँ पर तो पानी पहुँच ही नहीं पाया है, पानी नहीं पहुँच पाया है। कभी कभी पहुँचता है जब बाढ़ अधिक मात्रा में आती है तब, लेकिन क्या बराबर यहाँ पानी पहुँचेगा, नहीं। तो जो मिट्टी यहाँ पहले थी वही मिट्टी यहाँ पर रह जाएगी। तो इसको बोलते हैं क्या, बांगर मिट्टी। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं बांगर मिट्टी। क्या बोलेंगे, बांगर मिट्टी बोलेंगे। इसे बोलते हैं बांगर मिट्टी। क्या बोलेंगे, बांगर मिट्टी। अब बांगर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पुरानी मिट्टी। क्या बोलेंगे, पुरानी मिट्टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पुरानी मिट्टी बोलेंगे। किसको, तो बांगर को। तो पूछता है किस मिट्टी को बोलते हैं नई मिट्टी, तो खादर मिट्टी को। और किस मिट्टी को बोलते हैं बांगर मिट्टी, नई मिट्टी, सॉरी, किस मिट्टी को बोलते हैं नई मिट्टी, तो खादर मिट्टी को। और किस मिट्टी को बोलते हैं पुरानी मिट्टी, तो किसको, बांगर मिट्टी को। कितने प्रकार से मिट्टियाँ, दो प्रकार से, एक बांगर और एक खादर।
कितने प्रकार से? 2 प्रकार, एक बांगर मिट्टी और एक खादर मिट्टी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। इसी को बोलते हैं क्या? जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। ये जो दोनों प्रकार हैं, ये बांगर और खादर, बांगर जो खादर हैं ये किसके प्रकार हैं? तो ये जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। क्या लिख रहे हैं कि जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। कितने प्रकार इसके? 2 प्रकार। कितने प्रकार? 2। एक कौन सा? खादर, और एक कौन सा? खादर मिट्टी, खादर मिट्टी, और एक कौन सा? तो बांगर मिट्टी। एक खादर मिट्टी और एक बांगर मिट्टी। खादर क्या बोलेंगे? नई मिट्टी, नई मिट्टी, नई मिट्टी बोलेंगे। इसको बोलेंगे पुरानी मिट्टी, इसको बोलेंगे पुरानी मिट्टी बोलेंगे, इसको बोलेंगे पुरानी मिट्टी बोलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो जलोढ़ मिट्टी है, किससे जलोढ़ कहेंगे? तो जल द्वारा उड़ाई गई मिट्टी, जल द्वारा, यानी जो नदियाँ पर्वतीय क्षेत्र से प्रभावित होते हुए आ रही हैं, तो मिट्टी को लेकर के आ रही हैं। आज जो इस क्षेत्र में पहले मिट्टी थी, अब वो मिट्टी क्या हो गई? इस मिट्टी को ढक ली, यानी इसी के ऊपर मिट्टी क्या हो गई? आकर के रुक गई। अब ये थोड़ी है कि वहाँ की मिट्टी को काट के हटा के तब वो मिट्टी को रखा जाएगा, फिर भी नीचे मिट्टी रह जाएगी, है कि नहीं? तो उस मिट्टी को बोलते हैं क्या? जलोढ़ मिट्टी। जल द्वारा उड़ाई गई मिट्टी को बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी बोलेंगे। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से, एक खादर मिट्टी और एक बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी को नई मिट्टी और बांगर मिट्टी को बोलेंगे पुरानी मिट्टी बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जो इसके बाद देखते हैं कि जो बांगर मिट्टी है क्या उपजाऊ होती है? नहीं, लिख रहे इसको, उपजाऊ नहीं होती है। उपजाऊ, उपजाऊ, उपजाऊ नहीं होती है, उपजाऊ नहीं होती है, उपजाऊ नहीं होती है। और यह क्या होती है? अधिक मात्रा में उपजाऊ होती है, उपजाऊ होती है, उपजाऊ होती है, अधिक मात्रा में उपजाऊ होती है। क्या इसके जो कंकड़ पत्थर है क्या बड़े बड़े होंगे, छोटे छोटे होंगे? छोटे छोटे होंगे। इसके कंकड़ पत्थर छोटे छोटे होते हैं, इसके बड़े बड़े होते हैं, है कि नहीं? अब इतने इतने चिप्पा है बड़े बड़े, और गेहूँ छीट दो, जम्बा नहीं करेगा, कोई में चपा के क्या हो जाएगा? उसी में सड़ जाएगा, नहीं जमेगा। जाहिर सी बात है, जब वो जामेगा तो उसकी उपज कैसे होगी? नहीं हो पाएगी। और जो देखिए इस समय लोग अधिक से अधिक खाद का उपज करने के लिए कितने अच्छे अच्छे निराई गुड़ाई के लिए सब साधन, क्योंकि इसकी मिट्टी कैसी है? इसकी मिट्टी भुरभुरी और मुलायम है, और इसकी मिट्टी भुरभुरी मुलायम नहीं, कंकड़ीली और पथरीली है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए अब सीखते हैं हम लोग दक्षिणी गंगा का मैदान नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का जो सेशन है गंगा का, ये जो भावर क्षेत्र था, कंकड़ीली और पथरीली, और जो गंगा का जो क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है और दोआब क्षेत्र है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आपको जैसा लगा होगा आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार देने का काम जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। तो नमस्कार, धन्यवाद।